गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी, देखिए भाई, साइंस में हम केमिस्ट्री कर रहे थे ना, तो केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। आधा लगभग सिलेबस हो गया है, आधे से ज़्यादा सिलेबस हो गया है केमिस्ट्री में। तो जो केमिस्ट्री बाकी बची हुई है, हम उसको निपटा लेते हैं, ठीक है? और हमारी साथ के साथ जो मैथ्स की क्लासेस चल रही थी, वो क्लासेस भी एज यूजुअल चलेंगी, ठीक है? जो कल क्लास होगी वो मैथ्स की क्लास होगी। जो मैंने बताया था कि 10 सवाल होंगे एक ही चैप्टर के। 10 सवाल इस तरीके से होंगे कि जितना भी कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का है वो कवर हो जाए क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है? तो एक अच्छी रिवीजन और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैथ्स और साइंस चला करेंगे, अब एक दिन मैथ्स एक दिन साइंस, ठीक है? तो आज साइंस का दिन है, फिर कल मैथ्स का दिन होगा, तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली हम क्लास लेते रहेंगे। हाँ बेटा, थ्योरी करवाएंगे, केमिस्ट्री की थ्योरी बाकी है ना अभी। आप लोग यही तो बोले थे केमिस्ट्री करनी है हम लोगों को, बाकी बची हुई केमिस्ट्री। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको भी। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। ये ज्यादा दिन की नहीं बची हुई है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी खत्म होने में। ये समझ लीजिए कुछ ही दिन लगेंगे और फिर ये निपट जाएगी, ठीक है? क्योंकि पहले मैं आधे घंटे की केमिस्ट्री ले रहा था, अब मैं 1 घंटे की लिया करूंगा, करीबन 1 घंटे की है ना, तो उसमें काफी कुछ करवा दिया करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडियो एक्टिविटी हमारा, मैंने केमिस्ट्री क्लास खोल के देखी तो उसमें मैंने रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा छोड़ा था, ठीक है? तो वो रेडियो एक्टिविटी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अगली बार जो होगा नया टॉपिक स्टार्ट होगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है भाई? चलो, आप लोगों का रीट का वो आ गया है ना, एडमिट कार्ड, पता है ना सबको ये बात? तो कौन कौन रीट का पेपर देने जा रहा है, एक बार बताएंगे मुझे? कौन कौन रीट का पेपर देने जा रहा है? और आप लोगों के सेंटर कहाँ पड़े हैं ये बता सकते हो कोई बच्चा? मतलब किसी का दूर भी पड़ा है क्या? जयपुर में कहाँ पड़ा है? अच्छा अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? अच्छा, और किसी का भाई? बताओ भाई, और किसी का? राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी BLK संगमेर, मतलब ये जयपुर में ही है ना? बहुत दूर दूर पड़े हैं मेरे ख्याल से, है ना? जो आउटसाइडर है उनके दूर पड़े हैं सेंटर, और उनके बहुत करीब दे दिए उनको, और मुझे लगता है जानबूझ के भी दिए हैं। जानबूझ के लग रहा है, मुझे लग रहा है जानबूझ के, ताकि कम से कम बच्चे आए, क्योंकि फॉर्म ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने भरा है। तो जिनकी जो पहले ही छूट जाएंगे इसी बात से। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो जूनियर एडिट की वजह से रीट का पेपर देने नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो तो यूपी का एग्जाम है ना, आप लोगों को खुद का एग्जाम है। हम्म, और वहां तो अगर सिलेक्शन होगा भी तो राजस्थान में मिलेगी जॉब, ये भी तो बात है। और आउटसाइडर को 10% का सिर्फ वो है। 5% बता रहे हैं? अच्छा,
तो भाई वही बात है, थोड़ा ना सोच समझ के जाना, क्योंकि आप लोग इतनी दूर जाओगे। अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है पहले से ही, अब कई तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, कि भरने के लिए जो फॉर्म भरते हैं मैंने कि चलो ये भी भर देते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा सोच समझ के जाना। बाकी जिन्होंने तैयारी की है वो तो जाएंगे ही, वो थोड़ा ना रुकेंगे, वो तो जाना ही है। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के इसलिए जाना, क्योंकि देखो वहां जाओगे एक रात पहले जाना पड़ेगा आपको, जितने भी दूर हैं एक रात, हाँ 2 दिन निकल जाएंगे आप लोगों के। तो अगर आप लोगों की तैयारी है तभी जाना, क्योंकि नहीं वो तो पेपर 2 है ना, पेपर फर्स्ट तो 9:30 बजे है ना, 9:30 नहीं है, 10:30, 10:30 है ना पेपर 1, 2:30 से 5 तो पेपर 2 होगा। अच्छा पेपर 2 मॉर्निंग में है, उल्टा कर रखा है, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चलो भाई, रेडियो एक्टिविटी जितना छोड़ा था लास्ट टाइम उससे आगे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। अब चेन रिएक्शन क्या होती है, चेन, तो मैं थोड़ा ना राजस्थान में बैठा हुआ हूं अभी, और मेरा, तो वहां क्या रेगिस्तान में बैठोगे मेरे साथ? तो वो तो फोन पे ही बता दूंगा मैं, बताना होगा तो जयपुर में थोड़ा ना है मेरा घर, जयपुर तो काफी दूर है मेरे घर। मैं तो कह ही रहा हूं कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरने के लिए भरा है, जो तैयार करके नहीं जा रहे हैं, वो उनको, तो उनका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। देखो मैं बताता हूँ, उसमें जो पोर्शन आएगा ना वो राजस्थान का आएगा, ठीक है। इसको साइड में लिख देता हूँ, मतलब उसमें राजस्थान की जीके पूछी जाएगी, आपसे इकोनॉमी पूछेगा राजस्थान की पूछेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स पूछेगा राजस्थान की पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा राजस्थान की पूछेगा, ठीक है। ऊपर से जितना भी स्टैट्स वाला पोर्शन है कि मंदिर कौन सा है, कुल देवता कौन है, संत महात्मा कौन है, राजा कौन से रहे, ठीक है, ये सवाल राजस्थान के एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, वो राजस्थान के ही पूछेगा सारी चीजें। तो ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आपको चाहिए 120 मार्क्स क्लियर करने के लिए, अगर आपको नौकरी चाहिए ना तो 120 नंबर चाहिए इस रीट के एग्जाम में, और ये बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जिसकी ये तैयार नहीं है ना वो 120 पे नहीं पहुंच पाएगा, ध्यान रखना। जिसकी ये राजस्थान की जीके तैयार नहीं है वो इस पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ इसका लेवल हाई है, सीटेट जैसा थोड़ा ना होगा, आप लोगों की सीटेट की आदत है आप लोगों को, हाँ सीटेट जैसा तो कोई भी नहीं है। अब हालांकि बदलेगा, अब देखते हैं वो कैसे सैंपल पेपर वगैरह कैसे निकालता है, फिर पता चलेगा। चलो भाई, चेन रिएक्शन, चेन अभिक्रिया, सिंपल सी चेन रिएक्शन है। देखिए जैसे कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पकड़ लिया, कौन, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 को पकड़ाया और इस पे से एक न्यूरॉन टकराया जाता है, न्यूरॉन बोल रहा हूं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इस पे मारा जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, इसकी वजह से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके अगले यूरेनियम से भिड़ते हैं, अगले यूरेनियम से अटैक करते हैं, उस पर भिड़ते हैं, ठीक। तो ये भी यूरेनियम 235 को अटैक करेंगे, फिर 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और ऐसे ये सो ऑन प्रोसेस चलता रहता है।
इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि दिख भी रहा है कि यूरेनियम पे बार बार न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता जा रहा है और ये रिएक्शन बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, चेन रिएक्शन की शुरुआत किसने की? न्यूट्रॉन ने। तो आप पहला पॉइंट इसी में लिख सकते हो कि चेन रिएक्शन स्टार्ट कौन करता है? इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन करता है। चलो, न्यूट्रॉन शुरुआत करता है, ऐसे लिख सकते हो, न्यूट्रॉन शुरुआत करता है चेन रिएक्शन की। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट, कि भाई इतना भी तो समझ में आ रहा है कि ये जो यूरेनियम है आपका, ये कभी ना कभी तो टूट टूट के छोटा होता जाएगा, तो कन्वर्ट होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आखिरी में जाके? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लेड में। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीशा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा चेन रिएक्शन का? फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ चेन रिएक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? लेड होगा। आपको लास्ट में लेड मिलेगा, यानी कि शीशा। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो कि अंतिम उत्पादन किसका होगा भाई? चेन अभिक्रिया का लेड होगा, शीशा। ठीक है, ये 2 पॉइंट उतारिए चेन रिएक्शन के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। डन हो जाए तो मुझे बताइए। बेटा ये पहले नहीं कराया मैंने। हाँ, ये लिख लो। कुछ चीजें हैं जो पहले नहीं कराई हैं। चलो भाई आगे देखो। अब आता है न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। देखो, मेनली जो आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार क्या है? आप चाहो तो साथ साथ में भी उतार सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मुश्किल और कठिन नहीं है समझने में चीजें। तो भैया देखिए, 2 तरह के होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, और 2 तरह के कौन से हैं नाम देख लीजिए, आप अच्छे से जानते हो। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में बोलें तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक, दोनों में होता क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, चीजें टूटती हैं। मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटेगा। ठीक,
टूट कर दो चीजें और बना सकता है, ठीक। और साथ में क्या निकलेगी, साथ में सर एनर्जी निकलेगी, ठीक बात, एनर्जी निकलेगी। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में उल्टा होता है, दो छोटी छोटी चीजें जुड़ती हैं आपस में, ठीक है, जुड़कर क्या बनाती हैं, एक बड़ा एलिमेंट बनाती हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ऊर्जा इसमें भी निकलती है, इसमें भी निकलती है। अच्छा, कोई बच्चा जानता है ऊर्जा किस में ज्यादा निकलती है, किस में ज्यादा ऊर्जा निकलती है, पता है किसी को? फ्यूजन में कम निकलती है, विखंडन में कम निकलती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, लेस एनर्जी रिलीज्ड, कम एनर्जी निकलती है। कम ऊर्जा निकलती है, ठीक। इसमें इसमें ज्यादा निकलती है, इसके मुकाबले इसमें ज्यादा निकलती है, मोर एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा निकलती है, या ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऐसा लिख लो। ठीक। अच्छा, एक बात और बताओ, इसमें जो एलिमेंट ये बनते हैं, ये कौन से होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है ही, टूटेगा ये, है ना, ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं, हिंदी में बोले तो रेडियो सक्रिय है, ठीक है। ये भी दोनों जो निकलते हैं इसमें, ये भी रेडियो एक्टिव ही होते हैं इसके अंदर, बट इसमें ऐसा नहीं होता, फ्यूजन में ऐसा नहीं होता। इसमें जो एलिमेंट बनता है, ये वाला जो एलिमेंट बनता है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। इसमें ये रेडियो एक्टिव होता है, टूटता किसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ही टूटता है, इसमें नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में टूटता है, यानी कि बनता है नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इतनी बात सबको समझ में आई, उतार लिया इतना, आगे बढ़ जाऊं? चलो भाई, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात याद और रखना कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, मतलब जिसमें विखंडन हो रहा होता है, वो ज्यादातर कंट्रोल्ड होती हैं, ज्यादातर हम अपने लैब्स वगैरह में कराते हैं उसे, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होती हैं, ज्यादातर जो रिएक्शन होती है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन होती हैं, और ये अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब इनको कंट्रोल करना बहुत भारी काम है, ठीक। एक पॉइंट और देखो इसी में, इसके उदाहरण, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, एटॉमिक बम या सिंपल एटम बम, ठीक है। एटम बम जो होता है वो विखंडन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसमें भी विखंडन होता है। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी आगे देखो। एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब में ही फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, हिंदी में बोले तो नाभिकीय संयंत्र, ठीक है, ये अणु संयंत्र, ठीक। अच्छा, इसके उदाहरण क्या है, आपको इतना तो पता ही होगा ना भाई, जो सन की एनर्जी है, मतलब सन में जो ऊर्जा है, उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमेशा, फ्यूजन,
ठीक है, उसमें फ्यूजन होता है, हमेशा ध्यान रखें। एनर्जी ऑफ सन एग्जाम्पल इसका लिख लो। सन की जो ऊर्जा है वो फ्यूजन से ही बनती है, संलयन से ही बनती है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम इसी का उदाहरण है। ठीक है, इवन जो तारे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, वो भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को? मेरे ख्याल से उतार लिया होगा इतना। आगे बढ़े फिर। डन है सबकी तरफ से? चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात है जो नोट करने वाली है। क्या? कि जैसे मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक, ये 10 ग्राम का ले लिया हमने, ये 10 ग्राम का ले लिया, और इनका क्या करवा रहे हैं? इनका फ्यूजन करवा रहे हैं, इनका संलयन करवा रहे हैं। तो संलयन करने की वजह से क्या होगा? एक बड़ा एलिमेंट बनेगा। ठीक है, एक बड़ा एलिमेंट बनेगा। अब कायदे से तो ये 10 का है, ये 10 का है, तो जुड़कर 20 ग्राम बनना चाहिए था, है ना? पर ये 20 ग्राम नहीं बनता, ये 20 ग्राम से कम बनता है। मतलब मान लेते हैं ये 18 ग्राम बना, मान लेते हैं 20 ग्राम से कम। तो बाकी 2 ग्राम कहां गया? कहां गया बताओ? अरे एनर्जी भी तो निकल रही है। हाँ, 2 ग्राम जो है वो एनर्जी में इस्तेमाल हो गया, एनर्जी बनने में इस्तेमाल हो गया। बोले सर द्रव्यमान यानी कि मास 2 ग्राम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? तो देखो आपको इतनी बात तो पता होगी ना कि कोई भी मास हो, कोई भी मास, कोई भी द्रव्यमान हो, लिख देता हूं मैं, मास या द्रव्यमान हो, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़ा है आप लोगों ने, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है, यानी कि सापेक्ष का सिद्धांत। ठीक, अब ये क्या कहता है? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब इन्होंने बताया है, इन साइंटिस्ट ने बताया कि भाई जो भी मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसे लाइट की स्पीड से दौड़ाया जाए। ये c क्या है? लाइट की स्पीड है। अगर कोई भी मास को लाइट की स्पीड से दौड़ाया जाए तो वो पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा द्रव्यमान एनर्जी या ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये 2 ग्राम का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके पीछे की रीजन क्या है? ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया? तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो शब्दों में, नोट करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। ठीक है, कि जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है भले ही किसी में भी हो, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में भी यही हिसाब है, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी यही हिसाब है, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें या फ्यूजन की बात करें। ठीक है, मतलब विखंडन की बात करें या संलयन की बात करें, नाभिकीय संलयन की बात करें, दोनों में एनर्जी तो निकलती है, एनर्जी तो दोनों में निकलती है। तो दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में जो मास है, जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर। ठीक है, किसकी मदद से? रीजन क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
ठीक, कि कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। समझ में आया भाई सभी को? तो आप इसको नोट बना के नीचे लिख सकते हैं। चलिए जी, उतारिए जल्दी। हो गया? चलो आगे देखो, कुछ फैक्ट्स हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए फर्स्ट एटॉमिक बम किसने बनाया? मेड बाय, फर्स्ट एटॉमिक बम किसी को पता है? किसी को पता है? फर्स्ट हाइड्रोजन बम किसने बनाया? मेड बाय, नहीं, देखो ये तो बनाया ऑटो हॉर्न ने। ठीक है, साथ में इनके साथ जोड़ीदार थे जे रॉबर्ट। अगर पूरा नाम बताऊं तो पूरा नाम है ऑपनी हैमर। ठीक, वैसे ही हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया। ठीक, फर्स्ट एटॉमिक बम हो गया, फर्स्ट हाइड्रोजन बम हो गया। अब लिखो थोड़ा सा पटाखों के बारे में। ठीक है, पहले एटॉमिक बम पढ़ लिया, हाइड्रोजन बम पढ़ लिया, अब जो बच्चे छोड़ते हैं पटाखे, फायर क्रैकर्स। ठीक, फायर क्रैकर्स में होता क्या है, कभी कभी ऐसे फायर क्रैकर्स या पटाखे देखे होंगे आपने जो लाल कलर के निकलते हैं, मतलब जिनमें से जब वो जलते हैं तो लाल कलर छूटता है। वैसे ही ग्रीन कलर भी छूटता है कईयों में। तो ये कलर आता कहां से है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये रेड कलर आता है, एक एलिमेंट होता है स्ट्रॉन्शियम, ये उसके कारण आता है। ठीक है, ग्रीन कलर किसके कारण आता है? बेरियम एलिमेंट के कारण। ठीक है, हालांकि और भी कलर होते हैं, पर जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना लिख लो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऊट पटांग सवालों का कोई ज्यादा जवाब होता नहीं है ना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर बोलता है कि आ बेटा तू बता के दिखा, वो वाली बात होती है। बोलो मैं सवाल बना रहा हूं, तू बना के दिखा। ठीक है, तो कई सवाल होते ही ऐसे हैं कि जो छोड़े जाएं, जिनका कुछ आता पता नहीं होता, याद रह गया दिमाग में, याद रह गया। अब ये रेड कलर और ग्रीन कलर पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिए। ठीक है, वरना कल के दिन उसकी आंख खुलेगी पेपर बनाने वाले की, तो वो ये भी पूछ सकता है कि मेरे दादी के चेहरे का रंग क्या था। आगे बढ़े। चलो भाई
आगे देखो, अब कुछ बातें न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना, ये एक्चुअली में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में ज्यादा होता भी नहीं है समझने लायक चीजें। एक बस थोड़ा सा पोर्शन आता है, वो पीरियोडिक टेबल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी वगैरह, वो समझने वाला हिस्सा आता है, वो निपट चुका है पहले से ही। अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पॉइंट वाइज जो चीजें लिखी हुई हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आती हैं। नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर, भाई इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किस सिद्धांत पे चलता है ये प्रिंसिपल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उतारते चलना संग संग। तो प्रिंसिपल है इसका कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, वैसे भी मैंने बताया था जो विखंडन होता है वो कंट्रोल्ड होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, और यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर का उदाहरण भी दिया था मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, तो उसी सिद्धांत पे चलता है ये। अच्छा, ये किससे शुरू होता है, फ्यूल क्या है इसका, किससे शुरू किया था बताओ चेन रिएक्शन को मैंने, यूरेनियम से किया था ना। तो सेम यहां पर भी जो ईंधन लगेगा, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे चेन रिएक्शन को चलाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम की जरूरत होती है। कौन से वाला यूरेनियम, 235 वाला। सिर्फ यूरेनियम से काम चलेगा नहीं, दूसरा भी ईंधन है, आजकल ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यूरेनियम की जगह ये भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम। कौन से वाला, 239 वाला। ठीक, एक बार इसे उतारो। फिर आपको कंट्रोल रिएक्शन की कहानी सुनाता हूं। हो जाए तो मुझे बोलना। सबका पेपर एक ही दिन है ना, 17 तारीख को, जूनियर एडेड वाला। और रीट का भी एक दिन है। रीट का तो बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है। चलो भाई, अब देखो मैं ये समझाता हूँ कि कंट्रोल रिएक्शन कैसे की जाती है। मतलब ये जो चेन रिएक्शन है, अब चेन रिएक्शन में होता क्या है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम से न्यूट्रॉन टकराता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। पर इसको रोका कैसे जाए, तो देखिए भाई, ये रहा आपका यूरेनियम 235। ठीक, आप इस पे फेंकोगे न्यूट्रॉन। ठीक, तो क्या रिलीज होगी, बोले सर एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगी। सही बात। और जो यूरेनियम 235 है वो टूट जाएगा। ठीक है, टूटेगा तो तब क्या निकलेगा, अभी अभी तो बताया, न्यूट्रॉन निकलेगा। पर कैसा होगा न्यूट्रॉन, हाई स्पीड न्यूट्रॉन होता है, हाई स्पीड न्यूट्रॉन होता है ये। न्यूट्रॉन निकलता है पर बहुत हाई स्पीड न्यूट्रॉन होता है ये। और ऐसे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं हाई स्पीड। ठीक, अब ये जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन है ना,
इनको रोकना बड़ा कठिन है। ये एक बार निकल गए, फिर दूसरे यूरेनियम से टकराएंगे, फिर तीसरे यूरेनियम से टकराएंगे, फिर चौथे से, और ये रिएक्शन बढ़ती चल जाएगी, बढ़ती चल जाएगी, बढ़ती चल जाएगी। इसको रोकने का इलाज ये है कि जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन है, इनकी स्पीड कैसे भी कम कर दो तो इसके रुकने के चांसेस हैं। तो इसकी स्पीड कम कैसे की जाती है? मॉडरेटर की मदद से। ठीक है, आगे लगा देते हैं मॉडरेटर। ठीक, मॉडरेटर को हिंदी में कहते हैं मंदक। ठीक है, और विमंदक भी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन है वो स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लो स्पीड न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इनकी स्पीड स्लो हो गई। चलो, वही हम चाहते थे। अब रोकने से काम नहीं चलेगा, मतलब स्पीड कम करने से ही काम नहीं चलेगा, इनको पूरी तरीके से रोकना पड़ेगा। अब इनकी पूरी तरीके से रोकेगा कौन? कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स, जिनको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक छड़ें। तो ये नियंत्रक छड़े क्या करेंगे? एकदम रोक ही देंगे इनको। मॉडरेटर ने स्पीड स्लो करी, कंट्रोलर क्या करेंगे? एकदम रोक देंगे इनको। ठीक है, एक बार ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको इनके पॉइंट्स लिखवा देता हूं। और इस तरीके से चेन रिएक्शन को रोक दिया जाता है। आगे बढ़ू भाई। आगे बढ़ू। चलो, एक बार बोल दिया करो मुझे। अब देखो, मॉडरेटर के बारे में लिख लो। ठीक है, यानी कि मंदक के बारे में। देखो भाई, मॉडरेटर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, स्पीड को कम करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को घटा देता है। reduces the speed of न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की चाल को घटाने का काम करता है। ठीक, उसके बाद इसके उदाहरण की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कौन कौन सा मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, मॉडरेटर तो एक नाम है, पर असलियत में तो कोई वस्तु है ना जो इस्तेमाल की जाती है न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए। तो पहला है हैवी वाटर। हैवी वाटर जिसको कहते हैं भारी जल। ठीक, इसके अगर केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इसका फार्मूला लिखूं तो होता है D2O। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो ड्यूटेरियम वाला होता है। आपको पता है ना, 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये ड्यूटेरियम है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा बोलूं तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है।
ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। तो एक तो ये यूज होता है मॉडरेटर की तरह। दूसरा ऑर्डिनरी वाटर भी इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मल पानी है ना हमारे घरों में, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्डिनरी वाटर या कह लो साधारण जल। तीसरा देखो, तीसरा है ग्रेफाइट। ये भी इस्तेमाल होता है मॉडरेटर की तरह। चलो उतारो जल्दी से। हो गया सबका? चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल रॉड्स की, या कह लो कंट्रोलिंग रॉड्स, नियंत्रक छड़ें। ठीक, क्या होती हैं समझो। जैसा कि मैंने बताया, ये सीधा रोक ही देती हैं। कैसे रोकती हैं? ये न्यूट्रॉन को समा लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। अच्छा, एब्जॉर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अवशोषण। चलो जी, न्यूट्रॉन का अवशोषण हो जाता है। ठीक, चलो अगला पॉइंट, वही एग्जांपल कि भाई कंट्रोलिंग रॉड के तौर पे इस्तेमाल कौन होता है, वस्तु कौन सी है? तो पहला है बोरोन, बोरोन इस्तेमाल होता है। कैडमियम, ठीक, और तीसरा है स्ट्रोंशियम, और चौथा पता है कौन है? चौथा है दोबारा से ग्रेफाइट। बोले सर ग्रेफाइट तो मॉडरेटर भी था। बिल्कुल, ग्रेफाइट एक इकलौती ऐसी वस्तु है जो दोनों तरीके से इस्तेमाल होती है। ठीक है, यूज्ड एज बोथ, इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जाता है। यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर प्लस कंट्रोल रॉड्स, दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उतार लो जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पवन ने ज्वाइन किया। हाँ? चलो बताओ। भैया आगे बढ़े। सिल्वर की कंट्रोल रॉड्स, नहीं नहीं, चांदी क्यों लगाएंगे इतना महंगा? लगने को तो बहुत कुछ लग सकता है, ठीक है, पर इस्तेमाल वही चीजें की जाती हैं जो इकोनॉमिकल हो, हाँ थोड़ी सस्ती पड़े। वरना पता चला कि रिएक्शन करवाने गए, वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई उसका आउटपुट कि कोई करवाना ही नहीं चाहता, है ना। चलो भाई, अच्छा, चलो अब तो चैप्टर लगभग लगभग ये खत्म हो गया है। ठीक है ना, चलो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। ये चैप्टर हो गया आपका खत्म।
रेडियो एक्टिविटी आपका खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर चलवाऊंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली में ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो बस इन्हें उतारते रहो और दिमाग में रखो बस, और कुछ नहीं। इनका रिवीजन करते रहो बार बार फ्रीक्वेंटली, और किसी चीज की जरूरत नहीं है इसमें करने की, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से आएंगे आपके। चलो फिर मैं चलूं। मैथ कितनी बजे होगी? 8 बजे। हाँ वो कल होगी। D2O डिस्कवर्ड बाय D2O किसने डिस्कवर किया भाई? इसको भी देख ही लो। देखो जैसा कि मैंने बताया कि D2O जिसमें ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। तो जिसने ड्यूटेरियम बनाया होगा उसी ने ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बारे में भी बताया होगा, है ना भाई? क्योंकि पानी है, पानी ऐसे खुला तो मिला नहीं होगा, तो एक साथ मिला होगा, तो उसमें देखा कि ड्यूटेरियम पड़ा हुआ है। तो ड्यूटेरियम एक्चुअली में किया था डिस्कवर्ड बाय यूरे। पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, यूरे, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्हीं को मतलब जाता है श्रेय दोनों का, D2O बनाने का भी और ड्यूटेरियम बनाने का भी। दोनों इन्होंने बनाए थे, D2O भी नहीं बनाया था, डिस्कवर इन्होंने किया था, ठीक है। तो भारी जल बोल लो या हैवी वाटर बोल लो, जिसकी डिस्कवरी किसने की? हैवी वाटर, ये डिस्कवरी की भाई यूरे ने, ठीक। ये पॉइंट और नोट करके लिख लीजिए आप। चलो भाई इसी पे हम अपनी आज की क्लास का समापन करते हैं। हम आपको कल मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।